नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इंडियन खबरची पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कल हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने जो है एक नई पेंशन स्कीम को अप्रूवल दिया है या मंजूरी दी है। उस पेंशन स्कीम का नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने यही डिस्कशन करूंगा कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है उसके अंदर केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए क्या क्या बेनिफिट्स हैं या क्या क्या जो है साइलेंट फीचर्स हैं। और ये भी मैं बताऊंगा कि जो सरकार की नेशनल पेंशन स्कीम थी जिसको हम बोलते थे एनपीएस, वो यहाँ पर जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो किस तरह से अलग है, ये आज की इस वीडियो में सारी बातें आपसे करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि कैबिनेट ने एक अप्रूवल दिया कल, और जिसमें यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है मोदी सरकार लेकर के आ गई है। और इसके अंदर आपको चार जो है इंपॉर्टेंट पार्ट आपको याद रखने हैं। एक तो एश्योर्ड पेंशन जो 50% होगी, एश्योर्ड फैमिली पेंशन ये भी रहेगा इसमें, इसके बाद एश्योर्ड मिनिमम पेंशन ये भी आपको इसके अंदर जो है फीचर है। इसके बाद ये जितनी भी पेंशन है ये जो है आपकी महंगाई से लिंक है, ये आपकी महंगाई से लिंक है। जैसे जैसे डीए बढ़ेगा ये पेंशन भी बढ़ेगी। ये जो है ये जो चारों पॉइंट है, मैं आज की इस वीडियो में ये चारों पॉइंट भी डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली पूरा डिटेल एनालिसिस करेंगे हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम का। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, यहां से आगे बढ़ते हैं। यूनिफाइड पेंशन स्कीम क्या है और ये कब से लागू होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दिसंबर 2003 तक सरकार एक स्कीम लेकर के आई थी, उसका नाम था, मतलब उस समय तक एक स्कीम चलती थी जिसका नाम था ओल्ड पेंशन स्कीम। फिर जनवरी 2004 में एक और स्कीम आती है नेशनल पेंशन स्कीम। तो सरकार का वो जो झुंझुना था नेशनल पेंशन स्कीम के नाम पर वो चला नहीं मतलब कि लोगों ने, जितने भी केंद्र के कर्मचारी थे, उन्होंने उस नेशनल पेंशन स्कीम का बहुत ज्यादा विरोध किया, कई जगह प्रदर्शन भी किए, स्ट्राइक्स भी करी। उसके बाद अब 2023 में मोदी गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी में कौन थे, जो टीवी सोमनाथन की अगुवाई में ये कमेटी बनी थी। और इस कमेटी ने जितने भी स्टेट के फाइनेंस के जो सेक्रेटरी थे, वो बड़े बड़े नेता, और जितने भी यूनियन के कर्मचारी थे उनको बुलाया था, उनके साथ मीटिंग करी थी। और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी न्यू पेंशन स्कीम में, या फिर नेशनल पेंशन स्कीम और आपका ओल्ड पेंशन स्कीम किस तरह से डिफरेंट थी, जो जो विरोध प्रदर्शन के दौरान उनकी मांग थी, उनको सबको यहां पर ध्यान में रखा गया। और उसके बाद इन्होंने जो है एक तरह से आप ऐसा समझ सकते हैं, जो नेशनल पेंशन स्कीम का नाम था, या फिर ऐसा बोलिए जो ओल्ड पेंशन स्कीम का नाम था, उसको चेंज करके यूनिफाइड पेंशन स्कीम करा। बट जो केंद्र के कर्मचारी हैं वो अभी भी जो है ओल्ड पेंशन स्कीम को ही मतलब इंप्लीमेंट कराना चाहते हैं। मैंने जब ट्विटर को देखा, छाना, तो देखा कि ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक तरह से ओल्ड पेंशन स्कीम का ही नाम है, मतलब उसी का एक जो है वर्जन है, छोटा भाई समझ लो या बड़ा भाई समझ लो। तो खैर हम उसमें तो नहीं जाएंगे, हम यहां पर ये बताएंगे कि जो यूपीएस है उसको मंजूरी मिल गई। अब यूपीएस के अंदर क्या क्या है, ये यूपीएस जो है बिजली वाला यूपीएस नहीं समझिएगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम आखिरी साल की औसत सैलरी की 50% आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगी, यानी कि कर्मचारी को उनके रिटायरमेंट से पहले के आखिरी 12 महीने की बेसिक पे के औसत का 50% बतौर पेंशन दिया जाएगा। यहां पर एक एग्जांपल मैंने आपके लिए दिया है, अगर किसी कर्मचारी को उसकी नौकरी के आखिरी साल में 50,000 रुपए बेसिक पे मिलती थी, तो उसे रिटायरमेंट के बाद हर महीने 25,000 रुपए पेंशन मिलेगी। या आप इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, कोई एम्प्लॉय जो है जब रिटायर होता है तो लेट से उसका जो बेसिक पे है 1,00,000 रुपए है, तो पिछले 12 महीने का एवरेज लिया जाएगा बेसिक पे का। हो सकता है किसी बीच के किसी मंथ में उसका प्रमोशन हुआ हो, इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। भाई पहले जो है हो सकता है 90,000 हो, बीच के किसी मंथ में प्रमोशन हुआ हो और जो है 1,00,000 सैलरी हो गई हो, तो सरकार क्या करेगी, पिछले 12 महीने का जो है एवरेज निकालेगी और उस एवरेज का जो 50% होगा वो जो है आपका एश्योर्ड पेंशन बनेगा। तो उम्मीद करता हूं पहला जो पॉइंट है वो आपको क्लियर हुआ। इसके बाद इस बार इस स्कीम के अंदर इस बात को भी ध्यान में रखा गया है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी जो सर्विस होती है वो ज्यादा लंबी नहीं होती है,
जैसा कि मैंने अभी बताया, एश्योर्ड पेंशन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां पर जो सर्विस पीरियड है वो 25 साल से ज्यादा होना चाहिए एम्प्लॉय का। लेकिन जो दूसरा फीचर है इसके अंदर, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं भाई 10-12 साल नौकरी करी और जो है रिटायरमेंट ले लेते हैं किसी कारणवश, तो ऐसे भी लोग हो सकते हैं। अब उनकी पेंशन क्या होगी, उनकी क्या 50% होगी? नहीं, सरकार यहां पर एक जो है एक एश्योर्ड पेंशन यानी कि कम से कम मिनिमम 10,000 रुपए तो मिलेंगे ही मिलेंगे, इस बात को यहां पर रखा गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी की है तो उसकी बेसिक पे भले ही कितनी ही कम हो, उसे पेंशन में कम से कम 10,000 रुपए तो जरूर मिलेंगे। ये आपको याद रखना है। यहां पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। मान लीजिए किसी कर्मचारी ने 12 साल की सर्विस के बाद किसी वजह से रिटायरमेंट लिया हो, तो उसकी बेसिक पे 20,000 रुपए से कम है, तो भी उसे हर महीना 10,000 रुपए पेंशन मिलेगी। तो इस बात का यहां पर यूनिफाइड पेंशन स्कीम में ध्यान रखा गया है। इसके बाद जो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है, 25 साल से कम नौकरी पर भी उसी अनुपात में पेंशन मिलेगी। कहने का मतलब यह है भाई, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने मान लो 11वें साल में रिटायरमेंट लिया, ये तो वो लोग हैं, इससे पहले वाला केस था, 10,000 रुपए मिनिमम मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे भी तो होंगे जो 20 साल में रिटायरमेंट ले रहे होंगे, कुछ 18 साल में ले रहे होंगे। तो ऐसे लोग जिनकी सर्विस 25 साल से कम और 10 साल से ज्यादा यानी कि उसके बीच में है, तो उस केस में ये क्या करेंगे, प्रो रेटा बेसिस पर कैलकुलेट करेंगे और पेंशन देंगे। 10,000 रुपए तो मिनिमम आ ही जाएगा भाई 10 साल से ज्यादा की सर्विस पर। उसके बाद बीच में जो कैलकुलेशन है वो प्रो रेटा बेसिस पर जो है ये कैलकुलेट करने वाले हैं। इसका क्या फॉर्मूला होगा वो शायद आने वाले समय में हम जान पाएंगे। इसके बाद यूनिफाइड पेंशन स्कीम में एक और बात है कि जो फैमिली को पेंशन मिलेगी वो 60% होगी। लेकिन ये 60% किसका होगी ये आपको समझना है। मान लो किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, तो रिटायरमेंट के दौरान लेट से उसको जो पेंशन है वो 1 लाख रुपए मिलती, ऐसा मान लेते हैं, लेट से रिटायरमेंट के दौरान 1 लाख रुपए उसको पेंशन मिलती, तो उस पेंशन का 60% यानी कि 60,000 रुपए फैमिली को मिलेगा। दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं, अगर किसी एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के बाद मान लो 50,000 रुपए मिलती, तो उस 50,000 का जो 60% है 6×5 30 यानी कि 30,000 रुपए जो है फैमिली को एश्योर्ड पेंशन मिलने वाली है। ये कौन सा केस है, जब एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, उसकी मौत हो जाती है, ठीक है। उस केस में यहां पर फैमिली को भी ध्यान में रखा गया है, फैमिली पेंशन को ध्यान में रखा है। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जितनी भी पेंशन हमने अभी पढ़ी, एश्योर्ड पेंशन, मिनिमम 10,000 वाली पेंशन और तीसरा फैमिली पेंशन, ये तीनों पेंशन जो है आपकी महंगाई से लिंक होंगी यानी कि डीए से लिंक होंगी। जो आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसके हिसाब से जब डीए बढ़ेगा तो ये पेंशन की अमाउंट भी बढ़ती चली जाएगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहां पर। इसके बाद अब ये जो स्कीम आई है, क्या ये केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए है, क्या ये स्टेट के कर्मचारियों के लिए है यानी कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए है, इस बात को भी ध्यान से समझ लेते हैं। ये जो है अभी फिलहाल केंद्र के कर्मचारियों के लिए है और इसमें भी कोई बर्डन नहीं है भाई। कोई केंद्र का कर्मचारी ये सोचता है कि जी मैं तो नेशनल पेंशन स्कीम में रहना चाहता हूं, एनपीएस में, मुझे नहीं जाना जी यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, तो एनपीएस से यूपीएस में जाने के लिए भी जो है ऑप्शन है। ऐसा नहीं है कि आप एनपीएस में ही रहोगे या आप यूपीएस में ही रहोगे, ठीक है जी, ये आपको समझना है। इसके बाद अभी जो है इसमें लगभग केंद्र के 23 लाख कर्मचारी इसका बेनिफिट ले सकते हैं अगर वो यूपीएस के अंदर आते हैं। सरकार, राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं वो चाहें तो अगर राज्य सरकार इसको इंप्लीमेंट करेगी तो वो यूपीएस का फायदा ले सकते हैं यानी कि यूपीएस स्कीम में एंटर कर सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं है। तो अगर सारे राज्य के जो एम्प्लॉय हैं यानी कि सारे जितनी भी राज्य सरकारें हैं वो इसको इंप्लीमेंट कर लेती हैं तो कम से कम 90 लाख जो एम्प्लॉय हैं, कर्मचारी हैं, वो इसके दायरे में आ जाएंगे। यहां पर केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इसे अपनाने की कोई बाध्यता नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि एक ऑप्शन दिया जाएगा कि आप एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में रहना चाहते हैं। कर्मचारियों के फायदे की जो बातें जो बिल्कुल नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है।
भाई जब हम पेंशन में पैसा देते हैं तो एम्प्लॉय का जो है कुछ पैसा जो है डिडक्ट होता है और जो है एम्प्लॉयर यानी कि सरकार जो है कुछ पैसा मिलाएगी। तो एनपीएस में जो है जब सरकार पैसा मिलाती थी वो 14% होता था, अब जो है वो रेट बढ़ जाएगा यानी कि 18.5% जो है इसकी जो वैल्यू है, जो सरकार अपनी हिस्सेदारी रखेगी वो 18.5% रखेगी। बेसिक का याद रखना, सरकार पेंशन के कर्मचारियों के वेतन का 40% पैसा अपने पास से देती थी, अब सरकार ने अपनी हिस्सेदारी 14% से बढ़ाकर 18.5% कर दी है। एनपीएस के तहत कर्मचारी की मृत्यु के बाद घर वालों को मिलने वाली पेंशन की रकम पहले तय नहीं थी, लेकिन यूपीएस में ये है। ये आपको मैंने अभी बताया था कि पहले एनपीएस में नहीं थी, ये इसमें है, यानी कि फैमिली पेंशन जो थी। इसके बाद ये जो मिनिमम 10,000 रुपए वाली पेंशन थी, ये भी पहले नहीं थी, ये भी इन्होंने इस बार इंप्लीमेंट करी है यूपीएस के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई जब केंद्र का कोई कर्मचारी रिटायर होता है तो फैमिली वाले बड़े खुश होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमारे पापा रिटायर हुए हैं या हमारे चाचा रिटायर हुए हैं या हमारे अंकल रिटायर हुए हैं, तो उनको जो है बड़ा मोटा पैसा मिलेगा। तो मोटे पैसे में क्या होता है जी, फंड बोनस, है ना, हिंदी में शुद्ध भाषा में समझे तो भाई फंड का पैसा मिलेगा, बोनस का पैसा मिलेगा, ग्रेच्युटी मिलेगी। ये जो है एक अमाउंट जो है लमसम जो है केंद्र के जो कर्मचारी होते हैं जब रिटायरमेंट होता है तो वो लेकर के आते हैं कि जी बड़ा मोटा 1 करोड़ का या 30 लाख का या 50 लाख का पैसा उनको मिलता है। तो यहां पर सरकार जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंदर एक अमाउंट लेकर के आई है। वो अमाउंट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो, जब मान लो किसी की सर्विस 20 साल से ज्यादा हो जाती है तो जो ग्रेच्युटी जो है अभी जैसे 20 लाख रुपए ग्रेच्युटी मिलती है, हो सकता है अभी चेंज हुआ हो, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, शायद 25 लाख हो गई है, हुई है या नहीं अभी मुझे कंफर्म नहीं है। लेकिन इसको ऐसे समझ लेते हैं कि जो ग्रेच्युटी मिलती है लेट से 20 लाख रुपए मिलती है, कोई रिटायर हुआ 30 साल के बाद, तो ये एक तो ग्रेच्युटी वाला अमाउंट है ही, पीएफ का भी अमाउंट है, ये दो अमाउंट जो है मिलकर के आपको जो है लाखों करोड़ों रुपए दे देते हैं। लेकिन सरकार यहां पर एक और अमाउंट लेकर के आई है जिसका नाम दिया गया है लमसम अमाउंट। और ये लमसम अमाउंट कितना होगा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पेंशन के अलावा जो लमसम अमाउंट होगा, सरकार हर कर्मचारी को उसकी हर 6 महीने की नौकरी पूरी करने पर इन महीनों की उसकी सैलरी और डीए यानी कि बेसिक और डीए का 10% का पैसा रिटायरमेंट के बाद लमसम अमाउंट के बतौर देगी। ये इन एडिशन टू ग्रेच्युटी होगा, ये आपको समझना है। भाई मान लो किसी की नौकरी आज लगी है, अब आज लगी है और ऐसे समझ लेते हैं किसी की नौकरी आज लगी है और 1 लाख रुपए बेसिक और डीए मिलाकर के 1 लाख रुपए है। तो जैसे 1 साल बाद यानी कि 12 महीने हो गए तो उसका जो है 1/10 निकाला जाएगा बेसिक और डीए का, यानी कि 1 लाख जो बेसिक डीए था उसका 1/10 निकाल लेंगे। तो 1/10 कितना हो जाएगा जी उसका 1 लाख का 10,000 रुपए। तो 6 महीने का पैसा निकलेगा, ये याद रखना है, 6 महीने का। तो 1/10 जो है सरकार जो है क्या करेगी, इन एडिशन टू ग्रेच्युटी ये भी रिटायरमेंट के बाद देगी। तो यानी कि और ज्यादा पैसा जो है सरकार जो है जब सर्विसेज में ये पैसा ऐड होता चला जाएगा। यानी कि आपको जैसे मैंने एग्जांपल दिया 10,000 रुपए, तो ये 10,000 रुपए इस साल भी ऐड हुए, अगले साल भी, फिर उसके अगले साल, फिर उससे अगले साल। तो ग्रेच्युटी के अंदर ये पैसा इन एडिशन टू ग्रेच्युटी ये भी लमसम अमाउंट जो है रिटायरमेंट के बाद मिलने वाला है केंद्र के कर्मचारियों को। एग्जाम्पल इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी कर्मचारी ने 10 साल 3 महीने नौकरी की है तो उसे 10 साल की सैलरी और डीए का 10% बतौर लमसम अमाउंट मिल जाएगा। दिस विल नॉट रिड्यूस एश्योर्ड पेंशन। इसका यह मतलब नहीं है कि आपको जो एश्योर्ड पेंशन मिलने वाली है उसकी वजह से इसमें एश्योर्ड पेंशन में कोई कमी आएगी, इस वाले क्लॉज की वजह से ये आपको याद रखना है। तो ये था यूनिफाइड पेंशन स्कीम के बारे में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने ये समझने की कोशिश करी कि जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम है वो क्या है, इसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं या क्या क्या बेनिफिट्स हैं। ऐसे बेनिफिट जो नई नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस में नहीं थे वो यूपीएस के अंदर हैं या नहीं, ये आपको मैंने बताने की कोशिश करी है। हालांकि जब मैंने कि अब जैसा कि अभी बताया, जब मैंने सोशल मीडिया के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च किया और सर्च करने की कोशिश करी कि जो कर्मचारी है वो अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम को ही बहाल करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को ही लाया जाए। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये ओल्ड पेंशन स्कीम का ही दूसरा रूप है, उसका नाम चेंज कर दिया, ओपीएस की जगह यूपीएस कर दिया है। ऐसी ऐसी चीजें जो है चल रही हैं। खैर, नाम बदलने से क्या होता है, केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनको फायदा मिलना चाहिए,
जो विरोध प्रदर्शन वो इतने सालों से कर रहे थे उसका जो है फ्रूटफुल रिजल्ट उनको मिलना चाहिए। ये सबसे बड़ी और मुद्दे की बात है। अगर वो शायद इस यूपीएस स्कीम से खुश हैं तो ये अच्छी बात है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये कोई बर्डन नहीं है, ये एक अपॉर्चुनिटी है और ऑप्शन है बेसिकली। आप जो है एनपीएस में रहना चाहते हैं या यूपीएस में रहना चाहते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको सारी चीजें मैंने क्लियरली बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो केंद्र में कर्मचारी हैं और जो है हो सकता है आपके चाचा, मामा, पापा रिटायर होने वाले हों तो उनको भी इसकी जो है जानकारी मिले। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो में नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का जो है आपको जवाब जरूर देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद।